तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। सोचिए जरा, एक बहुत ही घना जंगल है जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, और उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है एक पुराना वीरान सा डाकघर। आज के इस एक्सप्लेनर में जिस केस को हम डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो महज कोई भूत प्रेत की डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही उलझी हुई ट्रू क्राइम मिस्ट्री है जिसमें एक बहुत ही अजीब सा अलौकिक मोड़ है। इस केस में हम कुछ ऐसे सबूतों, मनोवैज्ञानिक पैंतरों और मर्डर के एक ऐसे तरीके का विश्लेषण करेंगे जिसे देखकर शायद कोई बहुत शातिर क्रिमिनल भी हैरान रह जाए। ये केस लिटरली बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस पूरी घटना के सेंटर में एक बहुत ही सीधा लेकिन काफी परेशान करने वाला सवाल है। वो ये है कि जो भी नया पोस्टमास्टर या कह लें डाक बाबू इस गांव में पोस्टिंग पर आता है, वो अपनी पहली ही रात के बाद रातों रात नौकरी छोड़कर क्यों भाग जाता है। मतलब लॉजिकली सोचिए, कोई भी अपनी पक्की सरकारी नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ता ना, खासकर तब जब उसे पैसों की सख्त जरूरत हो। तो आखिर उस डाकघर की चार दीवारों के पीछे ऐसा क्या खौफनाक खेल चल रहा है जो एक ही रात में इंसान के अंदर इतनी दहशत भर देता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इस कहानी को हमारे नए डाक बाबू महेश की नजरों से देखना होगा। तो आइए इस मिस्ट्री के पहले चरण यानी खौफ की शुरुआत को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि महेश का इस सुनसान जंगल में पहला दिन कैसा रहा। डाकघर पहुंचते ही महेश का सामना गांव वालों के उस गहरे डर से होता है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उसके असिस्टेंट राजू का ये बयान। राजू सीधा सीधा महेश से कहता है, चाहे आप मुझे नौकरी से निकाल दें, मैं रात में यहां नहीं रुक सकता। जरा इस बात के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। एक असिस्टेंट अपने नए बॉस को सीधे मना कर रहा है और अपनी नौकरी तक दांव पर लगाने को तैयार है। वो अपने बॉस को उस घने जंगल में अकेला छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। भाई, ये कोई आम डर तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी दहशत है जो नौकरी जाने के डर से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और सच कहें तो यही वो पहली वार्निंग थी जिसे महेश ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। खैर, राजू तो चला गया। अब देखते हैं कि महेश की उस पहली रात में माहौल कैसे बदलता है। रात के ठीक 12 बजते हैं और ऑडिटरी क्लूज यानी सुनने वाले अजीबोगरीब संकेत शुरू हो जाते हैं। पहले सियारों का रोना और कुत्तों का भौंकना शुरू होता है। अब इसे तो कोई भी जंगल का नॉर्मल शोर मानकर टालने की कोशिश करेगा, है ना? लेकिन इसके बाद जो होता है वो नॉर्मल नहीं था। अचानक से बहुत ही करीब से किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाजें आने लगती हैं, और फिर एक साइकिल की घंटी की आवाज जो धीरे धीरे डाकघर के करीब आ रही है। ये कोई रैंडम शोर नहीं था, ये एक साफ पैटर्न था जो चीख चीख कर बता रहा था कि बाहर कोई या शायद कुछ तो है। और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे चरण 2 की तरफ, इंतकाम का तरीका, या जिसे हम क्राइम की भाषा में एमओ कहते हैं। जब गांव में वो रहस्यमयी मौतें शुरू होती हैं तो इस केस का एक बहुत ही शानदार पहलू सामने आता है। अगर हम विपुल और बलदेव के केसेस को एनालाइज करें तो ऐसा लगता है जैसे ये जो भी आत्मा या एंटिटी है वो बाकायदा किसी सीरियल किलर की तरह साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर रही थी। मतलब विपुल को पैसों की जरूरत थी तो उसकी कमजोरी बनी लालच। उसे एक रात के काम के लिए 5,000 रुपए का ऑफर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बलदेव और नुपुर का लालच पैसा नहीं था, उनका डर था उनका एक पुराना छुपा हुआ जुर्म। तो उन्हें एक चिट्ठी भेजकर वो सच उजागर करने की धमकी दी गई। दोनों ही मामलों में वार एकदम सटीक था। शिकार को कुछ इस तरह फंसाया गया कि वो खुद चलकर उस जाल में आ गिरे। तो इस भूतिया साइकिल सवार की जो पूरी रणनीति थी वो एकदम कैलकुलेटेड थी। इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, टारगेट का भरोसा जीतने या उसे डराने के लिए रात के अंधेरे में एक कस्टमाइज्ड हाथ से लिखी चिट्ठी भेजना। दूसरा स्टेप, शिकार को एक तय की गई जगह पर बुलाना, और वो जगह थी डाकघर के ठीक पीछे वाला बरगद का पेड़ जो आधी रात को एकदम वीरान रहता है। और फाइनल स्टेप, जब शिकार वहां पहुंच जाए तो उस पर एक ऐसा खौफनाक हमला करना जिसमें भूतिया कुत्तों का इस्तेमाल हो। ये पूरी की पूरी अप्रोच लिटरली किसी बहुत ही शातिर ट्रू क्राइम मास्टरमाइंड जैसी थी। और इसका अंजाम क्या होता था? अगली सुबह जब उन लोगों के शरीर मिलते थे तो उनकी हालत इतनी खराब होती थी जैसे उन्हें किसी जंगली जानवर ने बहुत ही बेरहमी से नोच खाया हो। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, इसमें एक बहुत ही गहरा गुस्सा भरा हुआ था, एक तरह का ओवरकिल था। इन सारी खौफनाक घटनाओं ने महेश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि यह सिर्फ डरे रहने का टाइम नहीं है। इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने का जिम्मा अब सीधे सीधे महेश के कंधों पर आ चुका था।
अब बढ़ते हैं चरण 3 की तरफ, जहां इस पूरी कहानी में छिपे हुए एक बहुत बड़े सच का, एक कत्ल का पर्दाफाश होता है। महेश बाकी डाक बाबुओं की तरह भागने के बजाय रात के 11 बजे सीधा डाकघर के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है, और तभी वो साइकिल सवार आकृति उसके लिए भी एक चिट्ठी छोड़कर जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस चिट्ठी में कोई लालच या धमकी नहीं थी। ये एक कबूलनामा था। उसमें लिखा था, मैं अपनी माँ के लिए गांव का सबसे बड़ा घर खरीदना चाहता था। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। वो कोई खूंखार राक्षस नहीं था, वो था आर्यमन, इस गांव का सबसे पहला डाक बाबू और अपनी माँ गायत्री का एक बहुत ही होनहार बेटा। ये उन कुचले हुए सपनों की आवाज़ थी जिन्हें किसी ने बहुत ही बेरहमी से छीन लिया था। इस धोखे की टाइमलाइन को समझने पर उस आत्मा का असली मोटिव बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, आर्यमन ने कई सालों तक अपनी छोटी सी सैलरी से एक एक पैसा जोड़ा ताकि वो गांव के मुखिया से एक बड़ा घर खरीद सके। लेकिन जब वो एक शाम अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर वहां पहुंचता है, तो वही मुखिया विपुल और बलदेव मिलकर एक भयानक साजिश रचते हैं। वो आधी रात को लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। और अगली सुबह उसका शरीर उसी बरगद के पेड़ के पास मिलता है। सोचिए, एक बेगुनाह इंसान को दूसरों के लालच ने एक ऐसी आत्मा बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती थी। और यहां इस एक नंबर पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैटर्न यही है। आर्यमन की जान लेने वाले ठीक 3 लोग थे, मुखिया, विपुल और बलदेव। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि उस आत्मा ने गांव में किसी और को खरोच तक नहीं पहुंचाई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 लोगों को अपना टारगेट बनाया। ये कोई रैंडम अटैक्स नहीं थे भाई, ये तो एक चुना हुआ, बहुत ही सधा हुआ निशाना था, एक तरह का सुपरनैचुरल जस्टिस। और फाइनली अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे थ्रिलिंग चरण पर, अलौकिक न्याय और इस पूरी मिस्ट्री का समाधान। सच जानने के बाद महेश चुप नहीं बैठा। उसने उस भ्रष्ट मुखिया को बेनकाब करने का एक गजब का मास्टर प्लान बनाया। महेश ने मुखिया के उसी डर और स्वार्थ का इस्तेमाल किया। उसने मुखिया से झूठ कहा कि उसने आर्यमन की आत्मा को हमेशा के लिए कैद करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है। ये सुनकर मुखिया खुशी खुशी रात में डाकघर आ जाता है। लेकिन वहां कोई तांत्रिक नहीं था, वहां आर्यमन की असली आत्मा सामने आ खड़ी होती है। खौफ के मारे मुखिया की रूह कांप जाती है और वो महेश के सामने अपना सारा जुर्म सच सच उगल देता है। और सबसे बड़ी बात, महेश ने गांव के पुलिस वाले यानी कोतवाल को पहले से ही वहां छुपा कर रखा था। यह महेश की तरफ से एक परफेक्ट चेकमेट था। अब जैसे ही मुखिया को पुलिस के बारे में पता चलता है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, इंसानी कानून अपना काम करता, उससे पहले ही वहां अलौकिक न्याय बीच में आ जाता है। आर्यवन की आत्मा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो मुखिया को हवा में बहुत ऊंचाई तक खींच ले जाती है और फिर वहां से सीधे ही नीचे पटक देती है। और बस उसी रात उस डाकघर के पीछे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे, आर्यमन के आखिरी कातिल का भी दी एंड हो जाता है। इस सब के बाद कहानी के नजरिए में एक बहुत ही खूबसूरत सा बदलाव आता है। जरा सोचिए, शुरुआत में जिस साइकिल की घंटी की आवाज ने गांव वालों की और महेश की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसे सुनकर लोग कांप जाते थे, अब वो आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब महेश को उस घंटी से बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसे पता था कि ये कोई खौफनाक संकेत नहीं है, बल्कि एक ऐसे बेटे का सुकून भरा धन्यवाद है जिसे आखिरकार इंसाफ मिल चुका था। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमें किसी चीज का असली सच पता चल जाता है, तो हमारा सारा डर कैसे गायब हो जाता है। और अगर हम असली दुनिया के रेजोल्यूशन की बात करें, तो वहां भी सब कुछ सही ही हुआ। कोतवाल और महेश की गवाही की वजह से आर्यमन की विधवा मां गायत्री को वो बड़ा घर कानूनी रूप से हमेशा के लिए सौंप दिया जाता है। हाँ, एक मां के लिए अपने बेटे को खोने का दर्द तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उस घर की चौखट पर कदम रखते हुए उसे ये सुकून जरूर था कि उसके बेटे ने मौत के बाद भी अपना आखिरी वादा निभा दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में आकर बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस पूरे ट्रू क्राइम केस में हमने भूतों की, खौफनाक आवाज़ों की बात की, लेकिन अगर हम एकदम गहराई से सोचें, तो क्या इस कहानी का असली विलन वो भूत था जो साइकिल पर आता था, या फिर असली विलन वो लालची इंसान थे जिन्होंने कुछ पैसों के लिए एक सीधे साधे इंसान की बेरहमी से जान ले ली। कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे खौफनाक राक्षस रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में हमारे ही बीच इंसानों की शक्ल में घूम रहे होते हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा थॉट है जो हमें बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा।